अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 10 शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 9 में जो अभी तक पढ़ा है वो है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के तरीके डिफरेंट हमने मेथड्स को डिस्कस किया है अभी तक। तो चैप्टर 10 में हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को रीड करेंगे, स्टडी करेंगे इसको। तो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर से पहले आपको बता चुका हूँ कि ऑर्डर वगैरह क्या होता है। फर्स्ट लेक्चर में हमें पढ़ा हुआ है कि ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत सारे डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। तो इसमें जो उसमें सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, सबसे बड़ा डेरिवेटिव होता है, उसको हम बोलते हैं उसका उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। जैसे यहाँ पर nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अभी तक हमने जो स्टडी की है वो सारी की सारी चैप्टर 9 के अंदर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी। उनका ऑर्डर फर्स्ट था, वन सिंगल, मतलब वन था। उनकी डिग्री डिग्री भी सिंगल थी, उनकी वन थी, और ऑर्डर भी उनका वन था। तो इसमें अब जब हम स्टडी कर रहे हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टडी करने लगे हैं। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपके पास लिखी हुई इस फॉर्म की ए नॉट डी एन वाई ओवर डी एक्स एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन ओवर डी एक्स एन माइनस वन वाई प्लस सो ऑन ए एन माइनस वन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ए एन वाई इक्वल टू एफ एक्स। ये कहलाती है आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। लीनियर क्यों कहलाती है? क्योंकि इसकी डिग्री वन है। सब आपके पास यहाँ पे जो भी टर्म है सबकी डिग्री क्या है? वन है। डिग्री वन है और ऑर्डर इसका हाई है, ऑर्डर एन है इसका। और विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट इनके कांस्टेंट कोई भी कोएफिशिएंट होंगे। तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चैप्टर नंबर 10 के अंदर हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टडी करेंगे। उसमें 10.1 जो है उसमें हमने इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करना है। अच्छा, अगर हमारे पास यहाँ पे राइट साइड पे फंक्शन 0 के बराबर हो तब हम उसको बोलते हैं कि अब इक्वेशन हमारी क्या होगी? होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। अगर राइट साइड पे फंक्शन जो है 0 के बराबर हो जाएगा, मतलब कोई फंक्शन नहीं गिवन होगा। जबकि अगर फंक्शन यहाँ पर 0 के बराबर नहीं होगा तो उसको हम कहेंगे कि हमारी नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अभी ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हम एक और डिफरेंशियल ऑपरेटर के साथ, इसको जो कैपिटल डी के साथ डिनोट कर सकते हैं। डेरिवेटिव्स को दिखाता हूँ आपको इस तरह से कि जो डी ओवर डी एक्स है हमारे पास, इस तरह से ये लिखा हुआ है हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल डी इंटू वाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो डेरिवेटिव्स की यहाँ पर डी ओवर डी एक्स की यहाँ पे जो साइन यूज करेंगे वो कैपिटल डी है, डिफरेंशियल ऑपरेटर डी इसको कहेंगे। इसको हम यूज करेंगे। उसको यूज करने के बाद हमारी जो क्वेश्चन बनेगी वो इस तरह से कुछ बन जाएगी। पुट करने के बाद वो हमारी जो क्वेश्चन है उसको हम कहेंगे, ये बन जाएगी ए नॉट डी एन वाई प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई प्लस सो ऑन ए एन माइनस वन इंटू डी वाई प्लस ए एन वाई। ठीक है, तो इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद हमने फाइंड करनी इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? मतलब इक्वेशन को हम सॉल्व करना है, उसके कुछ रूट्स निकालने हैं। तो नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इसमें से ये वाई हम इसको एज अ कॉमन ऑपरेट कर सकते हैं कि एज अ कॉमन इस हमने ले लिया। फॉर एग्जांपल हम इसका बता सकते हैं इसको कि हम कॉमन, क्योंकि सब में y कॉमन है, सबका मतलब डेरिवेटिव सबके लिए जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो सबके लिए y है। तो y हम कॉमन इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं इक्वल टू 0। उसके बाद जो हमारे पास जो क्वेश्चन जो बन जाएगी y के अलावा जो क्वेश्चन बनेगी वो हमारे पास है ए नॉट डी एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन प्लस सो ऑन ए एन माइनस वन डी प्लस ए एन इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन हमारी कहलाती है ऑक्सिलरी इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। इसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके इसको एज इट इज, जैसा पॉलिनोमियल होता है कोई डिग्री का पॉलिनोमियल, जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उतने उसके रूट्स होंगे, उस तरह हम सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो रूट्स आएंगे। क्यूबिक इक्वेशन होगी तो हमारे पास तीन रूट्स आएंगे। इस तरह जो भी इक्वेशन होगी जिस तरह लिहाज से
उसी तरह से उसके रूट्स होंगे। तो एक पॉलिनोमियल क्वेश्चन बन जाएगी हमारे पास n रूट्स। तो n रूट्स को हम बता सकते हैं किस तरह से रूट्स होंगे, m1 m2 सो ऑन mn तक, मतलब n रूट्स होंगे इसके। तो अब रूट्स की कुछ टाइप्स होंगी, किस तरह के रूट आ सकते हैं, डिफरेंट रूट आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्टिंक्ट रियल रूट हो सकते हैं, इक्वल रियल रूट्स हो सकते हैं, या कॉम्प्लेक्स रूट्स हो सकते हैं। तो केस वन हमारे पास, तो उनका आंसर, अब ये रूट्स वगैरह हम जब फाइंड करेंगे तो उनको लिखने का तरीका का क्या होगा, उसके लिए केस वगैरह यूज होंगे। कि रूट्स हम सिंपली फाइंड कर लेंगे, कोई सी भी कोई क्यूबिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसी भी इक्वेशन है, फाइंड करने के बाद उसको लिखने का तरीका, उसका जनरल सॉल्यूशन लिखने का तरीका क्या है, वो इन केसेस के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला केस है, इसके अंदर हमारे पास रूट्स कैसे होंगे, m से लेके mn तक जो भी जितने nth रूट्स हैं सारे के सारे, वो होंगे डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी सारे के सारे रूट्स अलग अलग होंगे और रियल होंगे। फॉर एग्जांपल अलग अलग मतलब क्या है, 1 है, दूसरा रूट्स -1 होगा, 2 3 4 5 इस तरह हो सकता है। सेम नहीं हो सकता कि 1 1 या 2 2 या 3 4 ऐसा करके, मतलब सिंपल, मतलब सब रूट्स अलग अलग होंगे, तब हम उसको लिखेंगे इस तरीके से। इसके लिए ये मेथड है हमारा लिखने का। जनरल सोल्यूशन लिखने का तरीका क्या है, y इक्वल टू c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x, जितने मतलब रूट्स होंगे उतनी बार ही आगे ये टर्म्स इंक्रीज होती रहेंगी, प्लस होके इंक्रीज होती रहेंगी। इसके बाद वह c1 c2 सब cn क्या है, ये आर्बिट्री कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट इन्वॉल्व होंगे इक्वेशन के अंदर ये वही कांस्टेंट्स होंगे उस लिहाज से। फिर केस 2 के ऊपर आते हैं हम। अच्छा, अभी इसके अंदर अगर दो रूट्स फॉर एग्जांपल हमारे पास रियल है और इक्वल है, जिस तरह से m1 और m2 अगर आपस में बराबर आ जाते हैं, ये दोनों रूट्स आपस में हैं तो रियल लेकिन इक्वल भी हैं। ऊपर हम जो रूट्स पढ़े हैं वो रियल भी थे और डिस्टिंक्ट भी थे। सेकंड केस में क्या है, रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो उसका जनरल सॉल्यूशन किस तरह से लिखा जाएगा, y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर m1x प्लस c2x, यहाँ पर क्या हो गया, x का इजाफा हो गया, e टू द पावर m2x, और ऐसा चलता रहेगा जितने रूट्स होंगे। यहाँ पर दो रूट्स थे तो इसलिए यहाँ पर मैंने c1 e टू द पावर m1x, c2x e टू द पावर m2x। इसको जनरल फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x e टू द पावर mx। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे रूट्स ज्यादा आ जाते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल इस तरह से करते हैं कि हमारे पास दो रूट्स इक्वल नहीं, मतलब 3 या 4 रूट्स इक्वल हैं, तो हम उसको लिख सकते हैं कि y इक्वल टू, जितने रूट्स होंगे उतने c1 और x का इजाफा होता रहेगा। c1 एक रूट्स के लिए हो गया, प्लस c2 दूसरे रूट्स के लिए हो गया। अब इसमें क्या आएगा, x आएगा, प्लस अब यहाँ पे c3, इसके क्या आना चाहिए, अब x की पावर इंक्रीजिंग हो रही है, यहाँ पर पावर x की 0 थी, यहाँ पर पावर इंक्रीजिंग 1 हो जाएगी, यहाँ पर पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर 3 रूट के लिए, अगर 4 होंगे तो सर c4 x की पावर 3, x की पावर इंक्रीजिंग होती रहेंगी, और यहाँ पर e टू द पावर mx, m हमारे पास जो भी रूट्स है और x के साथ में एक्सपोनेंशियल के फंक्शन के साथ होगा, ठीक है। तो हम इसका इस तरह से आंसर लिखेंगे। अब इन जनरल टर्म में आप देख लेते हैं इसको, तो सिंपल अगर आप kth रूट्स के लिहाज से भी देखें तो ये हो जाता है। अगर kth रूट्स होंगे तो ऐसा यही इंक्रीजिंग पावर आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, पावर 0, इंक्रीजिंग पावर 1, पावर 2, पावर 3, सो ऑन, पावर k -1 तक जाएगी। तो यहाँ पर e टू द पावर mx, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा कि जितने भी रूट्स होंगे उसके लिए। फिर केस थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड केस है अगर रूट्स इमेजिनरी आ जाते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग रूट्स हैं और इमेजिनरी रूट्स हैं, तब हमारे पास क्या केस है। तो रूट्स कुछ इस फॉर्म के होंगे, पहले रूट्स को देख लेते हैं इस फॉर्म के, a प्लस आयोटा b फॉर्म के। इमेजिनरी रूट्स हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, कुछ भी कह सकते हैं इनको। तो उसका जनरल सॉल्यूशन किस तरह लिखेंगे हम, y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर ax cos bx प्लस c2 e टू द पावर ax sin bx। यहाँ पर हमारे cos पहले आ जाए, sin बाद में आ जाए, sin पहले आ जाए, cos बाद में आ जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ फर्क इस चीज का है, आपके पास e टू द पावर ax, ए की पावर के अंदर a लिखना है, यानी जो भी यहाँ पे रियल पार्ट्स का लिखना है, और फंक्शन के अंदर जो है x के साथ आपने इमेजिनरी पार्ट उसका b लिखना है, यहाँ पर भी सेम। तो इसको हम इस तरह से भी कॉमन लिख सकते हैं, तो e टू द पावर ax दोनों में कॉमन है, तो लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू c1 cos bx प्लस c2 sin bx इंटू e टू द पावर ax। तो थर्ड केस हो गया हमारे पास।
इसके बाद अगर रूट्स रिपीटेड हो जाते हैं इसके अंदर, इमेजिनरी रूट्स तो हैं लेकिन रिपीटेड हो जाते हैं, मतलब रूट्स अगर ये a प्लस आयोटा भी अगर 2 बार आ जाता है या 3 बार आ जाता है, के टाइम आ जाता है, जितनी बार भी आएगा, तो उसको लिखने का तरीकाकार क्या है, आपने जो भी C1 C2 C3 जितनी बार रिपीट हो रहे हैं, जितने रूट्स रिपीटेड हो रहे हैं, उतने आपने उसका लिखने हैं। C1 C2 C3 अगर 3 रूट्स रिपीट हो रहे हैं, साइन bx हो जाएगा, और x की पावर k-1 जितने मतलब रूट्स हैं, यानी 3 है तो यहाँ पर C1 C2 C3 x स्क्वायर तक और साइन bx। और यहाँ पर भी सेम इसी तरह से C अगर यहाँ पर 3 यूज हो गए तो यहाँ पर C4 आ जाएगा, C5 C6 आ जाएगा, और साथ में उनकी x की पावर इंक्रीजिंग होती रहेगी। इसके cos bx e टू द पावर ax सबके साथ कॉमन होगा, सब में से कॉमन होगा, इससे सबके साथ आता है। तो ये हमारे पास रिपीटेड रूट्स के लिए हो गया। अब बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीज़ आपको और क्लियर हो जाएगी। अच्छा भाई, एक्सरसाइज 10.1 हमारे पास, इसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन पहले आपने फाइंड करनी। इक्वेशन आपको गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर 9d स्क्वायर माइनस 12d प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू 0। सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है इसका। पहले आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फाइंड कर लें। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या है, 9d स्क्वायर माइनस 12d प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद 9d स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ पर हमने क्या करना होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन डी, मतलब डी की फॉर्म के अंदर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपने इसको सॉल्व करना है। सिंपली आप फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन से अगर आप करें, सबसे पहले आपने इसके निकालने हैं फैक्टर्स। 4 9 36, तो 36 के फैक्टर बनने 6 6 36, ये आपके फैक्टर्स फाइंड हो गए आपके। ठीक है, इसके बाद ये हो गया -6d, आपने लिख दिया -6d। नेक्स्ट हमारे पास वही क्वाड्रेटिक तरीकाकार, इसको सॉल्व करने का, फैक्टर्स फाइंड करने के बाद कॉमन लेना हमने होता है। तो इनमें से कॉमन आ रहा है, दोनों में से 3d कॉमन आ रहा है, तो बाकी बच जाएगा 3d माइनस 2, माइनस यहाँ से आएगा हमारे पास 2 इंटू 3d माइनस 2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास 3d माइनस 2 इंटू 3d माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो रूट्स आए हैं इस क्वेश्चन के, d इज इक्वल टू 2/3, और यहाँ से भी अगर आप फाइंड करोगे d इक्वल टू 2/3, तो d के हमारे पास रूट कैसे आए हैं, रियल रूट्स आए हैं और इक्वल रूट्स आए हैं। तो रियल रूट्स आए हैं और इक्वल रूट्स आए हैं, तो इनको लिखने के लिए हमारे पास जो मेथड है उसको हम फॉलो करेंगे। केस 2 है हमारे पास, y इज इक्वल टू C1 प्लस C2x, 2 रूट्स है तो हमारे पास C2x तक जाएगा, जितने रूट्स होंगे उतने तक जाएगा। और यहाँ पर e टू द पावर mx, m हमारे पास जो रूट्स आए होंगे वो उसको लिखेंगे। तो 2/3 हमारे पास रूट्स आए हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो गया, फिर सोल्यूशन हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम हो अभी तक, कुछ भी तो पूछ सकते हैं अभी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी स्टूडेंट्स, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 10.1 का सबसे पहले इक्वेशन का हम ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं इसकी। डी क्यूब माइनस 4d स्क्वायर प्लस d प्लस 6 इक्वल टू 0। अब सिंपली हमने इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए क्यूबिक इक्वेशन है हमारे पास, तो इसको हम पहले क्यूबिक को डायरेक्टली कोई मेथड इस तरह से बनेगा कि डायरेक्ट से फैक्टर्स फाइंड कर लें। पहले यहाँ तो कोई फैक्टर कॉमन आ रहा हो, पहले यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर। तो जब हायर हमारे पास डिग्री इसकी हाई हो जाती है, इसकी डिग्री क्या 3 है, तो डिग्री इसकी हाई है, तो इसके लिए हम एक मेथड अप्लाई यूज करते हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर हमने यूज किया था, साइंथेटिक डिवीजन मेथड, आपने पढ़ा होगा, याद है सबको साइंथेटिक डिवीजन। उसके लिए हमारे पास क्या होता था कि आपको एक रूट्स दिया जाता था कि आप इसका ये रूट्स है, तो आप फाइंड करो कि वाकई इसका ये रूट है या नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर
x इज इक्वल टू 1 अगर किसी इक्वेशन का रूट है तो उसके लिए क्या होता था, हम उस 1 को पूरी इक्वेशन में पुट करते थे और उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड इक्वल इक्वल आ जाती थी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ 1 पुट कर दूँ, मेरे पास सारा आंसर आना चाहिए 0, तो 0 के बराबर आता था, तो वो इक्वेशन का रूट कहलाता है। तो अगर उसका रूट कहलाता है तो हम उससे पूरी इक्वेशन को सिंथेटिक डिवीजन के फॉर्मूले से डिवाइड करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन के लिए इस तरह से एक डिवीजन बनती है टेबल बनाकर। तो उसको तो हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। उससे पहले उसके अंदर आपको गिवन था क्वेश्चन, उसमें फर्स्ट ईयर के अंदर आपको पहले से रूट गिवन होता था कि ये इसका रूट है, या फाइंड करो ये इसका रूट है या नहीं। हमारा रिमाइंडर अगर 0 आ जाएगा तो हम बोलेंगे इसका रूट है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो हम बोलते हैं इसका रूट नहीं होता। क्योंकि डिवाइजर अगर पूरी तरह से डिविडेंड को डिवाइड कर दे, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो मतलब जाहिर सी बात है मतलब उसका वो रूट्स कहलाएगा किसी इक्वेशन का, किसी पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पर हमारे पास हमने खुद से कुछ भी गैस करना होगा, कोई भी ऐसा नंबर गैस करना होगा। जी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर हमने गैस करना होता, मतलब इसमें कुछ भी ऐसा पुट कर दें कि हमारी राइट लेफ्ट साइड भी 0 आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर 3, 1 माइनस 4 हो जाएगा 1 माइनस 4 प्लस यहाँ पर डी की जगह 1 प्लस 6। तो ये मेरे पास आ रहा है 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8, 8 माइनस 4 4 आ रहा है। फिर हम 0 पुट कर सकते हैं, 0 पुट करें तो मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0 6 बच जाएगा यहाँ से। इस तरह से कुछ भी 1 पुट करें, -1 पुट करें, 2 पुट करें, तो मतलब मैक्सिमम इन इक्वेशंस के अंदर आपके पास यही रूट्स बन जाएंगे। मतलब 1 -1 2 3 इनके अंदर अंदर आपके रूट्स मिल जाएंगे आपको। तो आपने इनिशियली आपने कुछ ना कुछ पुट करके देखना है। तो यहाँ पर मैंने -1 पुट किया है, जो अगर -1 आप पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, डी क्यूब है हमारे पास, तो -1 इसकी पावर 3 लोगे तो कितनी हो जाएगी, ऑड पावर है तो फर्क नहीं पड़ेगा, -1 ही रहेगा। -4 डी स्क्वायर, -1 की पावर 2 लोगे इवन पावर है तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो -4 प्लस यहाँ पर डी -1 के बराबर है तो प्लस माइनस माइनस बच जाएगा, -1 प्लस 6। तो ये चीज़ अगर आप चेक करो इक्वल टू 0 आएगी। ठीक है, यहाँ पे देख लो -4 -1 5 -1 6, तो -6 प्लस 6 हमारे पास 0 के बराबर आ जाता है। तो इस तरह से हमने इसका पहले रूट फाइंड करना है, कोई सा भी एक इसका रूट होगा। जब रूट फाइंड कर लेंगे उसके बाद हम इसको फिर सिंथेटिक डिवीजन लगा के इसकी डिग्री जो है रिड्यूस कर देंगे, मतलब इसका कोएफिशिएंट फाइंड कर लेंगे सिंपली, जिस तरह से आप कोएफिशिएंट साथ बोल सकते हैं इसको। तो डिवाइड करने के बाद तो इसका डिवाइजर हमें मिल जाएगा डी इक्वल टू -1 से, अगर हम इसको मतलब सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करके -1 से हम इसको डिवाइड कर दें, तो क्योंकि जो -1 इसका रूट है तो हमारे पास रिमाइंडर 0 शो करेगा। ये डिवाइड करेंगे तो इसकी डिग्री रिड्यूस हो जाएगी। जब डिग्री रिड्यूस हो जाएगी तो फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपको अच्छी तरह से आता है, कोई सा भी फार्मूला लगा दो, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, फैक्टराइजेशन करो, परफेक्ट स्क्वायर करो, जो भी करो, उससे आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो पहला हमारा काम क्या है, कोई भी अगर ऐसी इक्वेशन जो हायर ऑर्डर की होगी उसको हमने रिड्यूस करना है, उसके ऑर्डर को, उसकी डिग्री को, मतलब यहाँ पर तो यहाँ पर एज ए डिग्री यूज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन है हमारे पास पॉलिनोमियल है, डी इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 यहाँ पर, क्योंकि डिग्री की मतलब क्या 3 इसकी डिग्री है। तो आपने इसकी डिग्री रिड्यूस कैसे करते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में जैसा करते आ रहे हैं, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे और इसकी डिग्री रिड्यूस कर देंगे। नेक्स्ट हम उसके बाद सॉल्व कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक, हम क्यों सॉल्व करना जानते हैं इसीलिए। तो -1 इसका रूट आ गया है, तो इस रूट से हम इसकी सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करके वैल्यू फाइंड करते हैं इसकी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आएगी चेक करते हैं क्या आएगी। तो सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका टेबल बनाते हैं। टेबल के लिहाज से आपके पास वैल्यू चेक करते हैं, आपके पास जो इक्वेशन है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हो, सही तरह से अरेंज हो पूरी। पहले क्यूब है, फिर स्क्वायर है, फिर पावर 1 है, फिर पावर 0 है, तो आपने लिखा हुआ चेक करें, ठीक है बिल्कुल। तो आप लिखना शुरू कर दें यहाँ पर 1 -4 1 6। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, -1 से हमने डिवाइड करना है तो -1 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद ये हो जाएगा, अब 1 फर्स्ट इसमें टर्म कैसी होती है, एज इट इज नीचे उतर जाती है, 1 इंटू -1 -1 आ जाएगा, -4 -1 कितने हो जाएंगे, -5, -5 इंटू -1 तो आंसर आएगा +5,
अब 5 + 1 करोगे तो 6 आ जाएगा, 6 - 1 सा -6 हो जाएगा, तो +6 और -6 कैंसिल आउट, 0 बच जाएगा। तो हमारे पास जो रिमाइंडर है 0 बच गया है, तो इसका मतलब ये -1 इसका रूट था, तो इसने हमें रिड्यूस कर दी इसकी डिग्री। तो ये हमारे पास बन जाएगी नई इक्वेशन जो बनेगी। आप पहले इसको लिखोगे पावर 3 थी इसकी, अब जो नई पावर होगी पावर 2 शुरू होगी, तो d पावर 2 हो जाएगी, -5 d पावर 1 प्लस 6 d पावर 0 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो फैक्टर इसके बन गए उनको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। एक हमारे पास फैक्टर ये बना है क्योंकि d इक्वल टू -1 था हमारे पास, ये इसका रूट था, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि d+1, यहाँ पे लिख दिया मैंने d+1 इक्वल टू 0, ये मैं लिख सकता हूँ इसको। तो इन प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने इसको d+1 इंटू d² - 5d+6, ये भी 0 के बराबर था, ये भी 0 के बराबर था, मैंने इन दी प्रोडक्ट फॉर्म इसको लिख दिया इक्वल टू 0। नेक्स्ट मेरे पास हो जाएगा d+1। अब मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप सिंपली आप फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ फैक्टराइजेशन इसकी इजीली हो रही, तो हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा 3 to the 6 होता है, तो इसके फैक्टर्स दो बन गए 2 और 3, तो d-2 और d-3 इसके फैक्टर्स आ जाएंगे इक्वल टू 0। d+1 d-2 d-3 इसके जो रूट्स हमारे पास आएंगे इससे इजीली फाइंड कर सकते हैं। d इक्वल टू -1 आएगा एक रूट, एक आएगा +2, एक आएगा +3, ठीक है, -1 2 और 3 आएगा ये रूट्स। अब हम चेक करें कि रूट्स हमारे सारे के सारे के अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं और रियल भी हैं। जब रियल और डिस्टिंक्ट है तो हमारा केस 1 लगेगा यहाँ पर। केस 1 के मुताबिक हर एक के लिए अलग अलग हम कांस्टेंट भी डिफाइन कर देंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी सबके साथ अलग अलग आ जाएगा इस तरह से। सो द जनरल सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर mx होता है यहाँ पर, m1x m2x m3x, जितने भी x यहाँ पर, जितने भी यहाँ पर m आएंगे हमारे पास, जितने भी रूट्स आएंगे सारे डिस्टिंक्ट रूट्स या रियल रूट्स, उन सबको इस तरतीब से लिख देंगे, -x प्लस c2 e टू द पावर 2x प्लस c3 e टू द पावर 3x। ये हमारे पास एक और केस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। यहाँ तक क्लियर है सबको? बाकी भी सब जरा एक्टिव हो जाए, क्या बाकी सब सो रहे हैं क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, d³ प्लस d² प्लस d+1 इंटू वाई इक्वल टू 0। इसकी भी सिमिलरली हमने कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फाइंड करनी है, d³ प्लस d² प्लस d+1 इक्वल टू 0। फाइंड करने के बाद आपने इसको फाइंड कर सकते हो बाय सिंथेटिक डिवीजन, भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करके आप इसकी डिग्री जो है रिड्यूस कर दो और इसका एक रूट फाइंड कर लो। नेक्स्ट आप फिर आपके पास जो डिग्री 2 के अंदर रिड्यूस हो जाएगा, तो आप उसके ऊपर इजीली क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके आप इसके रूट्स फाइंड कर लोगे। तो यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर एक और चीज़ हो रही है, यहाँ पर डायरेक्टली काम हो रहा है कि d³ अगर मैं इस d को यहाँ पर शिफ्ट कर दूँ और d² प्लस 1, तो यहाँ से एक चीज़ कॉमन बन रही है, वो है d। दोनों में से d कॉमन आ जाएगा तो d² प्लस 1 बचेगा। यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर d² प्लस 1 बचेगा इक्वल टू 0। नेक्स्ट हो जाएगा इस पे सिंथेटिक डिवीजन। देखें आप, ये आपने पहले इक्वेशन देखी, ये चीज़, ये इक्वेशन है आपके पास। आप सिंपली आप देखो डिग्री सबकी क्या है, 3 2 1 0। इसके अंदर आपको एक रूट चाहिए होगा, कौन सा रूट इसका बन रहा है जो इक्वल टू आपको 0 कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल आप -1 यहाँ पुट कराओ, d इज इक्वल टू -1 पुट करवाओ, d इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। माइनस का 1 आएगा, पावर 3 तो फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर प्लस का 1 आ जाएगा, यहाँ पर फिर माइनस का 1 आ जाएगा और यहाँ पर प्लस का 1 पड़ा हुआ है। कितना हो जाएगा, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 0 आ जाएगा, 0 इक्वल टू 0। तो इसलिए आज से हमारे पास d इक्वल टू -1 इसका एक रूट है। तो आप सिंथेटिक डिवीजन किससे अप्लाई कर सकते हो, -1 से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप इसको सबके कोएफिशिएंट लिखोगे 1
1 1 1। सिंपली आप इसको करोगे 1 1 जा 1, यहाँ पे हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0 0 से 0 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 इंटू -1, तो ये चीज़ आपके पास 0 बच जाएगी। तो यहाँ पे आपकी डिग्री रिड्यूस हो जाएगी, यहाँ पे नेक्स्ट डिग्री होगी d² प्लस 0d प्लस 1 आएगा। हाँ तो रूट हमें यहाँ पे देखें करना पड़ेगा, इसको रूट हमें कोई भी गैस लगाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था ना सर, रूट्स के लिए आप कुछ भी मतलब गैस लगा सकते हैं, +1 -1 +2 -2 0, जो आपको सामने आप सूटेबल आप लगेगा, आप चेक करके इसमें देख लें क्या चीज़ आपकी जो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट साइड आ रही है तो वो आपका एक रूट होता है इसमें, वो आप फाइंड कर लो, फाइंड करने के बाद साइंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर लो, तो अप्लाई करने के बाद आपकी डिग्री रिड्यूस हो जाएगी, आप इसको इजीली सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व किया है बाय टेकिंग कॉमन यहाँ पर इजीली सॉल्व हो गया, यहाँ पर d+1 इंटू d² + 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर d इक्वल टू -1, d इक्वल टू -1, यहाँ पर हो जाएगा d² इक्वल टू -1। ये चीज सही। तो d इक्वल टू यहाँ से -1 का आप स्क्वायर रूट ले लोगे तो क्या आ जाएगा +-1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो d इक्वल टू ± आयोटा। अब यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास रूट्स इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, ये जो रूट्स है मेरे पास इमेजिनरी रूट है, ये एक रियल रूट भी आ रहा है और ये रूट जो मेरे पास इमेजिनरी रूट आ रहा है। तो रियल रूट के लिए हमारे पास रियल की कंडीशन लगेगी, इमेजिनरी के लिए इमेजिनरी कंडीशन लगेगी। रियल के लिए क्या होता है c1 e⁻mx होता है, जितने रूट्स होंगे m1x m2x जितने रूट्स होंगे, यहाँ पर एक ही रूट है तो c1 e⁻−x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर इमेजिनरी के लिए क्या होता है c2 cos bx प्लस c3 sin bx e⁻ax होगा। यहाँ पर b मेरे पास 1 के बराबर है तो यहाँ पे cos इंटू 1x प्लस c3 sin इंटू 1x e⁻a मेरे पास 0 के बराबर है, 0x हो जाएगा। तो मेरे पास बच जाएगा इक्वेशन के अंदर y इक्वल टू c1 e⁻−x प्लस c2 cos x प्लस c3 sin x। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, बस एक क्लास वाइंड अप करते हैं। अटेंडेंस सब लोग लगा दें चैट के अंदर जिसकी रह गई हो तो। क्वेश्चन नंबर 7, d³ -27 इंटू y इक्वल टू 0। अच्छा सबसे पहले आपने इसको क्यूब रूट्स के तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। क्यूब रूट्स को मतलब आपने यहाँ फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता था फर्स्ट ईयर के अंदर, हमने ये भी पढ़ा था कि अगर ऐसा हो कि a³ -b³ का फार्मूला, ठीक है, तो ये वो फार्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया है, a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। तो ये फार्मूला हमें यूज़ करा है यहाँ पर, जो भी ऐसी इक्वेशन आएगी डायरेक्टली हम इसको यूज़ किस तरह से कर लेंगे क्यूब रूट फाइंड करने के लिए। 3 रूट्स आएंगे हमें इस इक्वेशन में से, d³ -3³ यहाँ पे ऐसा बना दिया मैंने इसको, d-3 इंटू d² प्लस ab यानी कि d और 3d हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास एक रूट आ गया d इक्वल टू 3, यहाँ से मेरे पास इक्वेशन बच गई d² प्लस 3d प्लस 9 इक्वल टू 0। तो अब ये हो जाएगा मेरे पास d इक्वल टू -3 मतलब -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac डिवाइड बाई 2a। यहाँ पर हम लगा रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b², 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -4ac 4 मतलब 4 4 9 36 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 मतलब 2 2a इक्वल टू, तो ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -27/2
नेक्स्ट हम 27 फैक्टर फाइंड कर लेंगे, तो 3 3 9 9 3 27, तो 3 स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं इसको इस तरह से। यहाँ 3 बाहर आ जाएगा तो प्लस माइनस आयोटा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये मेरे पास तीनों रूट्स आ गए हैं इसके, एक मेरे पास रियल रूट आया है और 2 रूट्स यहाँ से मुझे मिले हैं। मतलब फॉर एग्जांपल एक ये मिला है मेरे पास, कॉम्प्लेक्स रूट मिला है यहाँ से। तो लिखने का तरीकाकार क्या है? जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा? y इक्वल टू c1 e टू द पावर 3x। ये हो जाएगा, ये रहा फर्स्ट रूट, ये था मेरे पास रियल था। सेकंड जो रूट्स मुझे मिले यहाँ से वो ये हैं इमेजिनरी रूट्स, c2 sin 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस c3 cos। अब यहाँ पे हमारे पास b क्या है, ये b में लिखता हूँ साइन और cos के साथ। ये लिख दिया मैंने 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3x, और यहाँ से भी 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3x। और यहाँ से हमने क्या लिखा है, e टू द पावर माइनस 3/2x, यानी कि हमारे पास a जो था माइनस 3/2 था। तो ये कुछ इक्वेशन हमने सॉल्व किए हैं इस लिहाज से। अच्छा, इमेजिनरी रूट की कुछ इस तरह से टाइप होती है कि आपके पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब a प्लस माइनस आयोटा बी, इस तरह कोई रूट होंगे, a प्लस माइनस आयोटा बी। अब इस लिहाज से आपके पास जो रियल पार्ट है ये आपके पास ये a है, ये आपका आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ e की पावर के अंदर। जो इमेजिनरी पार्ट है ये जो आपका b है ये आपका आएगा साइन और कॉस के साथ आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी साइन और कॉस यूज होंगे यहाँ पर, साइन कॉस दोनों के साथ आएगा ये। तो लिखने का तरीकाकार क्या है, c कांस्टेंट है, फिर साइन आ गया, कॉस आ गया, जो भी आप पहले लिख दो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, साथ में बी एक्स। तो बी है मेरे पास 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये आ गया, साथ में एक्स आ गया, प्लस c3, फिर क्या हो जाएगा कॉस, यहाँ पर आ जाएगा b 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक्स, और बाहर जो कॉमन हमने रखा है एक्सपोनेंशियल, क्योंकि वो इसके साथ भी था इसके साथ भी था, जो हमने ऊपर अभी यूनिट फॉर्म में इसको पढ़ा था, मैंने थ्योरी के अंदर जो पढ़ाया था, तो उसके अंदर ई जो था दोनों के साथ था। तो आप सिंपली इसको कॉमन लेकर दोनों के साथ इस तरह से लिख सकते हो, कॉमन निकाल के ई टू द पावर ए एक्स, ए मेरे पास है -3/2, तो ई टू द पावर -3/2x हो जाएगा।